नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेट पर। बेचारे प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार की लड़ाई कौन से एंगल से लड़े। शुरुआत में उन्होंने कहा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। पूरी दिल्ली होर्डिंग से भर गई भ्रष्टाचार। फिर पार्टी का फीडबैक मिला, फिर इंटेलिजेंस का फीडबैक मिला कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो लोग आप ही को घेर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देश के जितने बड़े भ्रष्टाचारी थे वो सब आपकी भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में आके धुल गए, आपने उनको गले से लगा लिया। एक तरफ से लाइन गिनाते हैं कि जिस नेता की घोटाले पे आपने किताब निकाली है उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, जिस चौहान के आदर्श घोटाले को आपने जमीन आसमान ने कर दिया उसको गले से लगा दिया। लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी आपके गुजरात में पोस्टर लग गए हैं कि कुछ पद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए आरक्षित कर दीजिए, वरना सारे के सारे कांग्रेस के लोग अगर भाजपा में आ जाएंगे, कांग्रेस के वो लोग जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे वो भाजपा में आ जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? पार्टी के लोग क्या दरी बिछाएंगे? कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए हो गए, माल कमाएंगे कांग्रेस के नेता बीजेपी में आके, और ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब प्रधानमंत्री को लगा ये तो मामला वाकई में गड़बड़ हो जाएगा। फिर मुद्दा बदला, और मुद्दा बदला इसलिए क्योंकि पहले चरण के मतदान में जो कम प्रतिशत हुआ उसने नीचे से ऊपर तक, लखनऊ से नागपुर तक और नागपुर से बंबई तक हड़कंप मचा दिया, क्योंकि इतनी कम उत्साह लोगों में नजर आया। वो बेचैनी कर गया कि अरे ये इतना कम उत्साह रहा तो 400 पार तो छोड़ो, 200 पार भी नहीं होगा। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पोल खोल दी। अयोध्या के सांसद, भगवान राम की नगरी अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी, उन्होंने कहा था 400 पार तो में इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है। हमारे श्री राम के नाम से अपनी प्रचार कर रहे अरुण गोविल साहब, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाया कि संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े साहब पहले ही बयान दे चुके थे कि संविधान बदलना है। तब दलितों को समझ आया कि ये तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है। संविधान बदलना मतलब हमारा आरक्षण जाना है। और दलित समुदाय तो पहले ही देख रहा था कि जो सरकारी संस्थान है वो तो पहले ही कारपोरेट के हाथों बेचे जा चुके हैं, पहले ही निजीकरण हो चुका है। इसका मतलब जो सरकारी नौकरी आरक्षण में मिल भी जाती थी वो नौकरी वैसे भी खत्म हो गई, क्योंकि साहब सब कुछ बेचने पे आमादा है। तो डर और बढ़ गया। दलितों को लगा कि संविधान बदला मतलब हमारा आरक्षण गया, और इस मुद्दे पर फिर दलित चेतना जागृत होने लगी। दलित चिंतकों में यह विचार पैदा होने लगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अगर प्रचंड बहुमत से आ गई तो क्या आरक्षण खत्म कर देगी। और जब दलितों में इस चेतना का विकास हुआ तो भाजपा की चेतना घास चढ़ने चली गई। थोड़ा खराब शब्द है, लेकिन चेतना शून्य हो गया। नीचे से ऊपर तक का कुनबा मुसलमान करते करते प्रधानमंत्री का चेहरा सफेद पड़ने लगा, और आज वो आरक्षण 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 करने लगे। कहने लगे साहब कांग्रेस ने तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया, तो मैंने आरक्षण दिलाया। अब दलित चिंतक पूछ रहे हैं कि आपने कहां पे कौन सा ज्यादा आरक्षण दिला दिया, ये बात बता देंगे। और यहीं पे गेंद आके फंस गई। जब लोग पूछ रहे हैं कि जो नौकरियां निकली उनके बैकलॉग क्यों नहीं भरे गए, पिछड़े पहले ही नाराज है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि देश का जो सब कुछ भाग्य तय करते हैं उसमें से पिछड़े अफसर हैं कितने, गिनती करके बता दीजिए प्रधानमंत्री जी। फिर लगा भाजपा को कि पिछड़े नाराज, दलित नाराज, तो करेंगे क्या। रातों रात मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री ने अमित शाह जी को बुलाया, जेपी नड्डा को बुलाया। इन लोगों ने कहा, बताया जाता है, कहा सूत्र बता रहे हैं कि कहा कि इस बार तो संघ भी मदद नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री पहली बार 10 सालों में नागपुर रुके हैं रात में। नागपुर वालों को भाव नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि सब कुछ तो मोदी मोदी है, तुम्हारा क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन जब संघ खामोश बैठा और मतदान 5-6% कम हुआ तो तोते उड़ गए। नागपुर पहुंचे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेताओं से नहीं मिले, पहले संघ के नेताओं को बुलाया। बहुत गुस्से में थे, हिजड़ों की ऑर्गेनाइजेशन से मिल लिए। भाजपा के नेताओं को उस रात नहीं बुलाया, अगले दिन मिले। तब संघ को मनाने की कोशिश की, संघ ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट रखी।
और संघ ने कहा कि व्यापम घोटाला जब सामने आया था तो केंद्र ने डराने की कोशिश करी थी कि इसमें संघ के लोगों के नाम है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपकी कहानी सामने आ रही है, ये भ्रष्टाचार की गंगा यमुनोत्री सामने आ रही है, इसने क्या हम लोगों को मुंह दिखाने लायक छोड़ा है? बताया जाता है कि संघ के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है, ये लोगों के मन में आता जा रहा है। और आप वहां उस कुर्सी पर बैठे थे। हम किस मुंह से बात करें? हम किस मुंह से आपको समझाएं? किस मुंह से कार्यकर्ताओं को समझाएं कि आपकी सरकार में देश का सबसे बड़ा घोटाला हो गया? क्या जरूरत थी इलेक्टोरल फंड इकट्ठा करने की? कौन सा आपको कमी पड़ रही थी? आप वैसे ही ले लेते। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ये जो खेल खेला गया, कोरोना के टाइम की दवाएं जो कंपनी बना रही है, उसको वैक्सीन बनाने का ठेका भी करोड़ों रुपए में दिया गया। ऐसी चर्चाएं अब सोशल मीडिया पे तैर रही हैं। जो दवा कंपनी के सैंपल फेल हो गए, उन दवा कंपनियों ने करोड़ों रुपए पार्टी को दिया और दवाएं महंगी कर दी। ये बातें आज सामने आ रही हैं। और फिर ईडी इनकम टैक्स के नोटिस जिनको गए, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड में सहयोग किया और भाजपा की बहती गंगा में शामिल हो गए। ऐसे में पिछड़े और दलित पूछ रहे हैं कि आप क्या हमारे हक की बात करेंगे? आप क्या हमारे हक का सपना दिखाएंगे? आपके हक तो इस देश का कॉर्पोरेट पूरे करता है, आपके हक तो इस देश का पूंजीपति पूरे करता है। आप हमारी बात कब और कहां करेंगे? आप तो हमारे आरक्षण पर लात मार रहे हैं। आपकी योजना तो आरक्षण खत्म करने के। ऐसे सवाल सोशल मीडिया पे तैरने लगे और इन सवालों ने पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मचा दी। पहले चरण के मतदान के बाद पूरा सीन उल्टा नजर आने लगा। ये साफ हो गया कि अगर दूसरे चरण में भी यह स्पीड बनी रही तो भैंस गई पानी में। करें क्या? हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे आग लगाने की कोशिश करी, पटाखा फुस हो गया। विपक्ष टेप में फंसने को तैयार ही नहीं है। मुसलमान भड़कने को तैयार ही नहीं है। हिंदू भड़कने को तैयार नहीं है। तैयार हो तो हो कैसे? मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ के रख दी है महंगाई ने। 800 किसान मर गए अपनी बात कहने के लिए। बेरोजगार परेशान है, उससे कहा जा रहा है पकौड़े तलो, फौज की नौकरी करनी है तो अग्निवीर बनो। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये फार्मूला अब लोग कहने लगे, सड़क पे कहने लगे, गांव में कहने लगे, बातचीत में कहने लगे। तो बड़ा सवाल ये कि फिर आपके साथ खड़ा कौन होगा? फिर आपके बड़ा सवाल ये कि आपका साथ देगा कौन? और जब कोई साथ नहीं देगा तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिर 400 तो क्या 200 पार पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इन घड़ी में प्रधानमंत्री जी अपना संतुलन गड़बड़ा रहे हैं, खींच रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, भाषा शैली बदल जा रही है, बात मंगलसूत्र तक जा पहुंची है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ चुनाव में ऐसा घट रहा है जो प्रधानमंत्री जी को आहत कर रहा है, प्रधानमंत्री जी को परेशान कर रहा है। लेकिन सोचिए, आपके साथ इस सरकार ने क्या किया? क्या आपके बच्चों को दवा मिली? क्या आपके बच्चों को नौकरी मिली? आपकी महंगाई कम हो गई? कब तक हिंदू मुसलमान का खेल खेलते रहेंगे और कब तक आप इस जाल में फंसते रहेंगे? सोचिएगा जरूर। इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे कि क्या मुसलमान करते करते अब आरक्षण का चिन्ह प्रधानमंत्री जी को डरा रहा है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान शामिल है। परिचय कराता हूँ, समीरात्म मिश्र जी हैं। आप बीबीसी में बहुत शानदार इनकी रिपोर्ट देखते रहे हैं, बीबीसी के लिए लंबे समय तक काम किया है। बिलाल सब्जवारी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं। एक लंबे समय तक इन्होंने लोकसभा में सभी पार्टियों को कवर किया है, देश के जाने माने पत्रकार हैं। केपी मलिक जी, एक जाना पहचाना देश का एक ऐसा पत्रकार, बहादुर पत्रकार, बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और सीधा दिल में चुभ जाए ऐसा बोलते हैं, क्योंकि खरी खरी बोलते हैं। भास्कर में बहुत शानदार लेख लिखते हैं। राशि जही जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित पत्रकार, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करती हैं और जब ये बात करते हैं और संग में शेर सुनाते हैं तो बात करने का मजा भी कुछ और ही हो जाता है। सीपी राय साहब पहले हमारी बिरादरी में शामिल थे, पहले नेता थे, फिर हमारी बिरादरी में शामिल हुए। बहुत अच्छे लेख लिखते थे, अखबारों में छपते थे और फिर बाद में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हो गए। खास पैनल मेरे साथ है। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है मेरी टीम ने, उसको दिखाता हूं। देश में लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। इस चुनावी मौसम में सियासी पारा लगातार हाई है।
इस बीच अब चुनावी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी पूरे चरम पर है। इस दौरान अब की बार 400 पार की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ रही भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद ही खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद से ही बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। यही वजह है कि अब भाजपा और पीएम मोदी अपनी हालत को खराब देखकर अपने एक सूत्री कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं। राजस्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जिस तरह से भाषण दिया, उससे ये साफ होता है कि चुनावों में पतली हालत देखकर पीएम मोदी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर उतर आए हैं, क्योंकि भाजपा और मोदी जी ये जानते हैं कि खस्ता हालत में हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव को डाइवर्ट किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से खुद पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाषण को हिंदू मुसलमान पर आधारित कर दिया, उससे भाजपा की आगे की रणनीति साफ दिखाई देती है। वहीं आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे को समर्थन मिलता देख पीएम मोदी को आरक्षण से भी डर सताने लगा है। पीएम मोदी का आज का भाषण ये साफ जाहिर करता है कि एक ही चरण के मतदान के बाद बीजेपी को एहसास हो गया है कि आगे की डगर काफी कठिन है। फिलहाल अब देखना ये है कि क्या वाकई में संविधान बदलाव का ये तानाशाही कदम बीजेपी की नैया डुबो देगा, या फिर बिगड़ी हालत में हिंदू मुसलमान के तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगी। केपी मलिक साहब, पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगा मैं। आज ये आरक्षण का जिन क्यों निकला, क्यों प्रधानमंत्री जी को लगा कि आरक्षण के नाम पर दलित भड़क जाएंगे, और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने ऐसा क्या डरा दिया जो सारी भाषा शैली प्रधानमंत्री जी की बदल गई? मलिक साहब। देखिए संजय जी, अगर आप देखें जो पहली 8 सीटें हैं उनमें से पहले ही नेगेटिव भारतीय जनता पार्टी के लिए था, क्योंकि कुल 3 सीटें उनके पास थी, और तीनों सीटें ऐसी हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी इस बार लगभग हार रही है, जिनमें कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत वरुण गांधी वाली है। मैं कम गया हूं, लेकिन 3-4 सीटों पर मैंने बहुत बारीकी से सर्वेक्षण किया, और मैंने ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है जिला स्तर का, ब्लॉक स्तर का, और जो इनके संगठन है, सहयोगी संगठन है, मुख्य संगठन आरएसएस और दूसरे लोग, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे। ये बड़ी हैरानी की बात है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो जादू चढ़ा रहता था लोगों के ऊपर, जो भूत सवार होता था भाजपा का, वो बुखार उतरा हुआ दिखा है इस बार। इन चुनाव में मैंने पहली बार देखा है कि इन चुनाव में कोई उत्साह और कोई इस तरह की चीजें नहीं दिखाई दी कि आपको लगे कि चुनाव चल रहा है। वो चुनाव वाला जो उत्साह लोगों में होता था वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। इसके कई सारे कारण हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से लगातार बोले जा रहे हैं और किसी बात पर टिक नहीं रहे हैं, उसका भी लोगों में असर है। अब एक हिसाब से प्रधानमंत्री जी के भाषण को लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वेस्टर्न यूपी में अभी तक लगभग 4 रैलियां की हैं मुख्यतः, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण रैली हैं, पहली मेरठ की और दूसरी सहारनपुर की। सहारनपुर की रैली का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि सहारनपुर की रैली में 3-4 दिन पहले एडवर्टाइज और विज्ञापन दिए गए कि सहारनपुर में रैली होगी, पड़ोसी राज्य हरियाणा के सीएम आएंगे, उत्तराखंड के सीएम आएंगे, यहाँ के लोकप्रिय नेता जयंत चौधरी आएंगे, और प्रधानमंत्री तो आएंगे ही। उस रैली में जो स्थानीय पत्रकार हैं उनका कहना यह है कि भाई साहब 12,000 भी हमें बोलते हुए थोड़ा ज्यादा लग रहा है, फिर भी हमने 20-22 हजार लिखा है। प्रधानमंत्री की रैली में अगर आप 20-22 हजार भी माने और इतनी सारी आपको एक्सरसाइज करने के बाद, तो आप जान सकते हैं स्थिति। उसके बाद क्या हुआ कि ना हरियाणा का सीएम आया, ना उत्तराखंड का सीएम आया, और आधे रास्ते से ही जयंत चौधरी को मना कर दिया गया कि आपको आना नहीं है, सिर्फ पीएम अकेले बोलेंगे, क्योंकि उनको लगा था लाखों की भीड़ होगी और प्रधानमंत्री जी बोलेंगे भाई मेरे मुझसे आए और मैं ही बोलूंगा। उसका असर ये हुआ कि उनकी रैली में 12 से 15 हजार आदमी आए, और अगले दिन उसी सहारनपुर में बिना किसी संसाधनों के 60-70 हजार आदमी पहुंच गए, राजपूत समाज की पंचायत के रूप में। मैं संजय जी यहां इसको दूसरे रूप में भी देख रहा हूं। धारा 144 चल रही है,
आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में हजारों लोगों का इकट्ठा होना कुछ दूसरी बात दर्शाता है, पर्दे के पीछे वाली। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये लड़ाई लखनऊ और दिल्ली की है। अब मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई लखनऊ, दिल्ली और नागपुर की है, क्योंकि लखनऊ को जो करंट मिल रहा है, लखनऊ में इतना करंट नहीं है कि वो इतना लोड झेल पाए। जैसे 4 एसी लगाते ही फ्यूज उड़ जाता है, तो ये जो करंट का फ्यूज मोटा लगाया गया है, वहां से लगाया गया नागपुर से, तो फ्यूज उड़ नहीं रहा है और पूरी हिम्मत करके तीनों एसी खींच दे रहा है। वो वाली स्थिति बनी हुई है। तो अब ये आपने खुद ही कह दिया अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कि प्रधानमंत्री जी 10 साल में पहली बार नागपुर रुके हैं। क्या जहाज में तेल खत्म हो गया था कि तेल भरवाने जहाज चला गया? और वहां जो ये करने गए थे वो हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस चौराहे पे लाके आपने खड़ा कर दिया है और ये स्थिति पैदा हो गई है, यहाँ पे मामला खराब हो चुका है और ये सुलझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के जो प्रमुख नेता हैं उनको धराशायी करने में इन्होंने कमी नहीं छोड़ी। आपको याद होगा, जो नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जब अध्यक्ष हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी में ये है कि वो आसानी से दूसरा कार्यकाल भी एक अध्यक्ष कर सकता है, और ये प्रबल संभावना हो गई थी कि वो दोबारा उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो यहाँ पे एक जो है पूर्ति घोटाले के कागज हम लोगों को बांटे गए थे दिल्ली में पत्रकारों को, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के मरहूम साथी हुआ करते थे, जो हम लोगों को समय समय पर डोज देते रहते थे, और वो डोज आगे जाती थी और उसका मामला हुआ था कि पूर्ति घोटाला आपूर्ति घोटाला बन गया। अब उसके बाद पीछे आपने देखा होगा कि सीएजी ने एक रिपोर्ट दी, सीएजी के ज्ञान चक्षु खुले और सीएजी ने एक रिपोर्ट दी कि रोड में घोटाला हो रहा है मोटा, और इतने करोड़ों हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में जहां कहते थे कोई घोटाला नहीं होता है, वहां इतना बड़ा घोटाला एकाएक आ गया और प्रमुखता से अखबारों में छपा। बाकी घोटाले नहीं छपे, बाकी चीजें सामने नहीं आ रही, वो छपा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को अगर आप इसको जोड़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा खेल क्या चल रहा है। मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया है कि सीपी राय जी जो है या दूसरे जो लोग हैं हमारे प्रदेश वाले, वो जो खुश हो रहे हैं, वो तस्तरी जो उनको मिल रही है, उनका अपना भी भाई मेहनत है, सहयोग है, ठीक है, लेकिन तस्तरी जो मिल रही है वो अंदर के लोग उपलब्ध करा रहे हैं उनकी, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो ये मामला यहाँ तक जा पहुंचा है कि अब पीछे हटना या इसमें कुछ इंजेक्शन लगाने की गुंजाइश बची नहीं है। जैसे आप कई बार क्या होता है ना कि आप हॉस्पिटल में आदमी को ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं भाई साहब इनका ऑपरेशन करो, कुछ भी करो, वो ये इंजेक्शन ठोको, वो इंजेक्शन ठोको, और कुछ असर हो नहीं रहा, धड़कन आ नहीं रही है, हाथ पैर हिल नहीं रहे हैं, तो वो मामला हो चुका है। अभी इसमें कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी कुछ ही बोले, अब औरतें ऐसे हाथ रख रही हैं छाती पे, हो हमारे मंगलसूत्र तक बात पहुंच गई, घर में जो रखा हुआ था वो तो चलो ठीक ही है, अब इधर तक पहुंच गई बात। उनकी नजर तो तब होगी ना कांग्रेस की, जब कांग्रेस आएगी, जो ये आई हुई है इनकी नजर पहुंच गई तो मामला कुछ गड़बड़ है, वो भी घबरा गई औरतें। तो परिस्थितियां बहुत गंभीर है संजय जी, इसीलिए ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी भी घबराए हुए हैं और इसीलिए वो अलबल बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात जी, बिल्कुल लग रहा है। बिलाल भाई, केपी मलिक जी ने तो बहुत विस्तार से बता दिया कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा घबरा गए हैं, इसलिए वो कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं। आप सहमत हैं कि प्रधानमंत्री थोड़ा आपको घबराए हुए लग रहे हैं? 56 इंच का सीना, लेकिन एक बात है, अब 400 पार का नारा सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और रूपकल लियाकत भी नहीं लगा रहे हैं। जब ये नहीं लगा रहे हैं तो बीजेपी के नेता तो कहां से लगाएंगे? क्योंकि मैं तो इनको बीजेपी के नेताओं से आगे समझता हूँ। कुछ संजय भाई एक सेकंड में बिलाल भाई से पहले ले लूं। सुधीर चौधरी का जो आपने बताया है, आप हल्के में ले रहे हैं। सुधीर चौधरी जी का 2 दिन पहले का प्रोग्राम आप देखिए, उन्होंने कमियां निकाल दी है प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में। और मैं जैसा कि पहले भी आपके प्रोग्राम पे भी कहा है, अगर कल को गलती से कांग्रेस की सरकार बन जाती है, सबसे पहला इंटरव्यू जो है वही लेंगे, अर्णव गोस्वामी लेंगे। आपका नंबर आएगा 20वें नंबर पे आए और शायद ना भी आए। वो कह रहे हैं आप यूट्यूब वाले हटिए पीछे, भाई महान लोग चैनल वाले आ गए हैं, आप समझे।
2004 याद कीजिए, वाजपेयी जी की सरकार गई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, अर्णव गोस्वामी जी ने सबसे पहले सोनिया जी का इंटरव्यू लिया था, और अर्णव जी आज किसका इंटरव्यू ले रहे हैं आप जान रहे हैं। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, ये खेल तो होता ही है। बिलाल भाई, क्या लगता है 56 इंच का सीना थोड़ा घबराया हुआ है? संजय भाई, एक तो आपने प्रस्तावना में बहुत कुछ कह दिया, फिर मलिक साहब ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। हमने और मलिक साहब ने 24 अकबर रोड पर एक ही बेंच पर बराबर में 15-20 साल 25 साल कांग्रेस कवर की है, तो उनका दर्द भी समझ सकता हूँ, मैं भी उसमें साझेदार हूँ कि कांग्रेस किस चिड़िया का नाम है, कांग्रेस किस तरह की पार्टी है। लेकिन क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के शहदाई हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, तो ये बात ठीक है कि हम जैसे लोगों का जब बोलते हैं हम लोग, या आप जैसे लोग बोलते हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है। काश ये चीजें कांग्रेस के नेता भी समझ लेते, क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी रही है कि अब कहाँ तक उस पर, अब फिलहाल काफी समय से विपक्ष में, तब उस वक्त इस पर क्रिटिसिज्म नहीं बनता, मौजूदा सत्ता पर ही बनता है, क्योंकि हम लोग तो इसकी पार्टी की रग रग से वाकिफ है। 20-25 साल हो गए हमको इस कवर करते हुए, पार्लियामेंट कवर करते हुए, कांग्रेस कवर करते हुए। बहरहाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो चिर परिचित शैली है, उसे हम सब लोग सभी वाकिफ। प्राइम मिनिस्टर कब अपना रुख बदल लें, कब अपना रंग बदल लें, कब अपनी भाषा बदल लें, कब तीखा बोलने लगे, कब मीठा बोलने लगे, कब प्यार के शब्द बोलने लगे, कब सांप्रदायिक भाषण देने लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री कभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में आ जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्षता के बहुत बड़े योद्धा बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी सर्वजन समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं, कभी प्रधानमंत्री अपरोक्ष रूप से अल्पसंख्यकों पे हमला करते हैं, कभी प्रधानमंत्री कांग्रेस की अपीजमेंट की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के जो शैली है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। आप ये सोचें कि प्राइम मिनिस्टर ने ये पहली बार बोला है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पर्सनैलिटी को रीड करते हैं, तो उसमें सभी लोग सहमत होंगे कि उनका ये अंदाज है। लेकिन देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे सांप्रदायिक भाषण करने वालों के टिकट काटे गए, प्रवेश वर्मा का टिकट काटा गया, रमेश विदुड़ी के टिकट काटे गए, तो भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेती हुई नजर आई। देखिए, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हमने सांप्रदायिक भाषण देने वालों के टिकट काट दिए। बताना चाह रहे थे कि हम अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। ये भी प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर का बयान था कि अब भारतीय जनता पार्टी को पसमानदा मुस्लिम समाज का रुख करना चाहिए। ये मुस्लिम समाज के शब्द प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। ये भी प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, अभी यूएई के साथ जाके आए थे, जब यूएई के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे ये कहा था कि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमें वहां मंदिर बनाना है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप धरती पर उंगली रख दीजिए, वहां बना दिया जाएगा। तो उसकी भूरी प्रशंसा करते हुए प्राइम मिनिस्टर देश के अंदर नजर आ रहे थे और बता रहे थे कि साहब देखिए, उसका फॉल आउट आपने देखा होगा देश के अंदर क्या हुआ। ये प्राइम मिनिस्टर थे जिनको लेकर पूरा देश 400 पार के सर्वे ओपिनियन पोल दिखा रहा था, और यही वो प्राइम मिनिस्टर है जो पल में बदल गए। तो राजनीतिक प्राइम मिनिस्टर प्योरली प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है। प्राइम मिनिस्टर जो है खाटी के राजनीति है। उनकी नजर में विनेबिलिटी की पैमाने सबसे महत्वपूर्ण है। वो चुनाव जीतने के लिए किसी समय भी कोई सा भी रंग, कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि चुनाव जीतने के लिए चाहे भारतीय मर्यादाएं हैं, चाहे संवैधानिक मर्यादाएं हैं, चाहे देश का ताना बाना है, चाहे देश का आबो हवा है, भले ही वो दांव पे लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व में चुनाव जीतना चाहिए। दरअसल आपने देखा होगा प्रथम चरण के बाद जो देश के अंदर पूरे देश ने एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग की और एक फैक्चुअल रिपोर्टिंग रखी देश के सामने, तो बूथ मैनेजमेंट से भारतीय जनता पार्टी को फीडबैक मिला कि आपकी तो हालत खराब है। तो सेकंड फेज में प्राइम मिनिस्टर फौरन बदल गए। सेकंड फेज अभी शुरू नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर की भाषा बदल गई, प्राइम मिनिस्टर का रंग बदल गया, प्राइम मिनिस्टर का रूप बदल गया, प्राइम मिनिस्टर के तेवर बदल गए, और कल को फिर प्राइम मिनिस्टर कुछ और बोलने लगेंगे। कभी ईरान इराक पे भी आ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर।
कुछ भी हो सकता है। जो राजनीति की जरूरत है, जो उनको जीतने के लिए जो भी हथकंडा अपनाना चाहिए वो अपनाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर पर ये ब्लाइंडली विश्वास कर लेना कि प्राइम मिनिस्टर एक आइडियल व्यक्ति है, देखिए प्राइम मिनिस्टर प्योरली प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। राजनीति के लिए वो चाहे उनके अपने हों चाहे विरोधी हों, उनके लिए सब बराबर है। प्राइम मिनिस्टर का पहला जो ध्येय है वो चुनाव जीतना है। उस चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यही फिलहाल इससे साबित होता है। अब रहा आपका वो सब्जेक्ट जिस पर आपने डिबेट रखी थी कि संविधान बदलने की बात, तो जहां तक संविधान बदलने की बात है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी संघनीत इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप धारा 370 की बात देखें, ट्रिपल तलाक की बात देखें, सीए एनआरसी की बात देखें, यूसीसी की बात देखें, तो अभी तक ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी नीतिगत रूप से, वैचारिक रूप से अपने कमिटमेंट्स को पूरा करती आई है। तो अब संविधान बदलने की बात को ये कोई लेके किसी को शक हो कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार संविधान बदलने की सिर्फ बात करती है, जुमला फेंकती है, तो इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए ये कब बदलेंगे, कब उनके लिए अनुरूप होगा, कब वो देश के ओबीसी, कब वो देश के दलित, कब वो देश के एसटी एससी समाज का धार्मिकरण कर लेंगे, ताकि इसके इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स खत्म हो जाएं जिस संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जब उनको महसूस हो जाएगा कि हमने देश के ओबीसी का धार्मिकरण कर दिया है, सांप्रदायिकरण कर दिया है, एसटी एससी का सांप्रदायिकरण कर दिया, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग भी ये कहें कि हाँ अब संविधान बदलने की बारी आ गई। भले ही आज अनंत हेगड़े के बयान से वो डिस्टेंस कर लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये वो सुविधा की राजनीति है जो राजनीति के माध्यम से वो देश को बताना चाहते हैं कि अभी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन मंशाएं भारतीय जनता पार्टी की क्या रही है, मैंने सब आपको सामने बता दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल अप्रोच है, पॉलिटिकल कॉल है, जो वैचारिक दृष्टिकोण है, उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, यकीनन। लेकिन राजनीति ये कहती है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान हो और वैकल्पिक रूप से देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात हो, तो दोनों सूट करता है। धर्मनिरपेक्ष संविधान की आड़ में सांप्रदायिकता चलती है, धर्मनिरपेक्ष संविधान की आड़ में हिंदू राष्ट्र का एजेंडा खूब चलता है। तो ये अंतर्द्वंद जो है भारतीय जनता पार्टी का, जो कंफ्यूज करने की रणनीति है, ये बहुत चिर परिचित शैली है जिससे सब आज सभी लोग वाकिफ हो गए। अब देश की जनता इसको कब समझकर अपना वोटिंग पैटर्न बदलती है, अपनी मानसिकता बदलती है, कब इसको ट्रीट करती है, कब इनकी परीक्षा लेती है, कब इनको बताती है कि अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले, ये देश की जनता पर निर्भर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये देश की जनता पर निर्भर है कि उसकी सोच क्या होती है। समीरात्म मिश्र जी, जो हालात हैं, प्रधानमंत्री जी की जो भाषा शैली है, मुसलमान 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 आरक्षण, क्या ये शैली होनी चाहिए? चुनाव से पहले एक राष्ट्र का, जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें प्रधानमंत्री को इस भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए संजय जी। और अभी तक हम लोगों ने अपने जितने प्रधानमंत्रियों का, क्या प्रधानमंत्रियों ही नहीं, मुख्यमंत्रियों का या जो भी जिन बड़े नेताओं का हमने राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर देखा है, तो इस तरह का सार्वजनिक रूप से चुनावी सभाओं में इस तरह से भाषण देते हुए, बात करते हुए, किसी एक क्लास को, किसी वर्ग को टारगेट करते हुए नहीं सुना है और नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 2014 के बाद से हम लोग न्यू इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं। तो मुझको लगता है कि ये न्यू इंडिया की जो तमाम मतलब उसके पिलर्स में जो चीजें डाली गई हैं, शायद ये सब चीजें भी हैं कि ये सब न्यू इंडिया का ही पार्ट है। ये जो चीजें हमको दिख रही हैं, प्रधानमंत्री का भाषण अब इस तरह से होना चाहिए और क्या उनको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो ये उसका एक पैरामीटर भी तय कर रहे हैं कि न्यू इंडिया में अब ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इस तरह की चीजें क्यों लाई जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने होश खो दिया है, प्रधानमंत्री जी बौखला करके बोल रहे हैं, या फिर पहले चरण के चुनाव से उनको इतना एक कह लीजिए कि उनको एक वो मिला है, मतलब एक सेटबैक मिला है कि इस वजह से बोल रहे हैं। पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत वो ये बोल रहे हैं। इसका मकसद ये है
कि अब मलिक साहब ने तो इतने विस्तार से समझाया, और मैं तो ऑलमोस्ट सारे जिलों में करीब करीब गया, जितने भी सीटें थी, उसके अलावा भी कई जगहों पर गया हूं। जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं हम लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास और बीजेपी के पास तो बहुत ही बड़ा तंत्र है। उनको बहुत सारी चीजें और भी कई एंगल से पता लग रही होंगी, जिसका लबो-लुआब यह है कि वो उनके फेवर में बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। एक बड़ा टारगेट जो उन्होंने सेट कर दिया है, यद्यपि वो उनको भी पता है, दूसरों को भी पता है कि ये एक बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, लेकिन फिर भी तो जाहिर सी बात है कि अब उन जो तमाम, अच्छा जो पहले चरण के मतदान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है वो ये है कि जो लोगों का वोटिंग को लेकर के, चुनाव को लेकर के जो रुझान रहा, वो पूरे केवल एक जगह की बात नहीं कर रहा, वो 102 सीटों पर जितने भी राज्यों में हुए हर जगह का लगभग वो हाल था कि लोग वोट देने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाए। इसके अलावा एक चीज हम लोग और भी देख रहे हैं कि शुरू से ये भी चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव जैसा चुनाव दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों की बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सड़क पर नहीं, कोई रैली और कुछ ऐसा हो रहा है तभी दिख रहा है, जबकि आमतौर पर चुनाव होते हैं तो ये पता लगता रहता है और उसका एक शोरगुल, एक अलग तरह का माहौल बना रहता है जगह जगह पर। ये मैं केवल शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गांव में भी आप चले जाइए तो चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, और वो रिफ्लेक्ट भी हुआ पहले चरण के चुनाव के परसेंटेज में। तो इन सब चीजों के बाद ये साफ तौर पर इसका जो इंडिकेशन है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्पष्ट तौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन जो इंडिकेशन होता है आमतौर पर, अगर हम पिछले 4-5 कई आम चुनाव की भी बात कर लें, कि अगर वोट परसेंटेज गिर रहा है, ठीक ठाक गिर रहा है, तो उसका सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान होता है। तो ये चीजें जो दिखाई पड़ी है इन सब के बाद, तब और ये चीजें दिखाई क्यों पड़ रही हैं? ये चीजें दिखाई इसलिए पड़ रही हैं कि आपके पास 10 साल सरकार चलाने के पास आज भी आपके पास मुद्दे वही हैं जो 2014 में सरकार बनाने से पहले आपके पास हुआ करते थे। आपके पास 10 साल की अपनी उपलब्धि बताने के नाम पर केवल ये रह जाता है कि आपने 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं और अगले 5 साल तक देंगे, उसके बाद फिर शायद बढ़ा देंगे अगर सरकार में आते हैं। और आपके पास दूसरा क्या मुद्दा है? उसके अलावा और मुद्दे हैं कि आपने कुछ जगहों पर शौचालय और कुछ ये घर बनवा दिए हैं, यद्यपि उसकी भी बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं कि सबको नहीं मिला है, लेकिन मिला है बड़े पैमाने पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपके पास ना तो आर्थिक क्षेत्र में आपके पास कोई ऐसी उपलब्धि है, निर्माण क्षेत्र में नहीं है, रोजगार के क्षेत्र में नहीं है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नहीं है। रुपए के डिवैल्यूएशन का, यानी जो प्रधानमंत्री के 2014 से के चुनाव से पहले जो तमाम तरह के वादे और विपक्ष पर जो प्रहार हुआ करते थे, वो सारी चीजें आपके 10 साल के परफॉर्मेंस में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। आप उससे नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं आए हैं। तो 10 साल में अब आपसे लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन आपके पास मुद्दे कौन से हैं? वही है कि इन्होंने 70 साल में ये किया, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये करना चाह रहे थे, आ जाएंगे दोबारा तो फिर ये कर डालेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के खास तौर पर जो युवा मतदाता है या फर्स्ट टाइम वोटर है, उन सबको ये लग रहा है कि यही सारी चीज तो सुनते सुनते हम लोगों के यहाँ एक पीढ़ी आगे निकल गई। 10 साल का समय छोटा सब कार्यकाल नहीं होता है, काफी लंबा होता है, एक जनरेशन गैप आ जाता है इसमें। उनको लगता है कि दोबारा फिर यही अगर यही सारी चीजें होते रही तो फिर से एक जनरेशन खराब हो जाएगी। तो इन सब चीजों पर अब बहस हो रही है, यानी प्रधानमंत्री के, बीजेपी के, एनडीए सरकार के अब 10 साल के परफॉर्मेंस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। केवल इतना बड़ा मुद्दा था जो कि बिल्कुल हवा हो गया, श्री अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का, आप देखिए कहीं कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। सत्ता पक्ष जबरन उसकी चर्चा सोच रहा है कि वो चर्चा में आ जाए, लेकिन फिर भी मतदाताओं के बीच में उसकी कोई बहुत चर्चा नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीजों पर लोगों का दिमाग ना जाए, ये सवाल ना पूछे जाएं, और दूसरे ये है कि विपक्ष के एजेंडे ना हावी हो, उन सब चीजों की काट के लिए एक बार किया गया कि संसाधनों की, प्रधानमंत्री जी के भाषण को, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण को जो तोड़ मरोड़ के रखा गया, या फिर उसके बाद आरक्षण की बात रखी गई, तो ये सारी चीजें जो है वो जानबूझ करके की जा रही हैं ताकि लोगों का दिमाग, या जो चर्चा का जो विषय है वो इन सारी चीजों पर आ जाए। जो सवाल पूछने वाले मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे एक बार फिर से नेपथ्य में चले जाएं। लेकिन बावजूद इसके हम लोग ये देख रहे हैं कि दूसरे चरण का भी अब तो 2 ही दिन बचा रह गया है।
इसमें भी कोई ऐसी उसकी चर्चा नहीं हो रही है। जो कि प्रधानमंत्री हैं, बोलेंगे तो वो मीडिया दिखाएगा ही, कुछ देर उसकी बात होगी, लेकिन उसके बाद फिर उस चर्चा से बाहर हो जा रहा है। यानी ये जो ट्रम्प कार्ड जो उनके अभी तक कई बार, हर बार वो भी नहीं, कई बार सफल होते आए, वो सारी चीजें भी अब एकदम फ्लॉप होती जा रही हैं। अब एक सभा में उन्होंने ये तक कह दिया कि आज चूंकि हनुमान जयंती है, हनुमान मंगलवार है, कि कर्नाटक में तो हनुमान चालीसा पढ़ने पर या कांग्रेस की सरकारों में हनुमान चालीसा पढ़ने पर पीट दिया जाता है। तो ये कोई प्रधानमंत्री क्या कोई नेता भी सार्वजनिक तौर पर मुझे लगता है कि किसी चुनावी मंच पर कभी भाषण इस तरह से नहीं दिया होगा। दिया भी होगा तो ऐसा ही कोई दिया होगा कि उसकी बहुत आइडेंटिटी ना हो, इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। लेकिन ये बातें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो ये वही न्यू इंडिया है जो उन्होंने बनाया। अभी मैं एक मिनट रोकूंगा। कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने कहा बजरंगबली बजरंगबली बजरंगबली। मुझे लगा कि चुनाव आयोग शाम तक इनके प्रचार पर प्रतिबंध लगा देगा, क्योंकि सीधा सीधा है कि आप धार्मिक चीजों का आप मंच पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, पॉलिटिकल मंच पे। लेकिन मुझे भूल गया था कि चुनाव आयोग तो इतना नाकारा नपुंसक है कि उसकी आंखें बंद है, कान बंद है, मुंह बंद है, वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बजरंगबली का नाम लेके वोट डालना, और मैं कर्नाटक के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि वो गए जय बजरंगबली, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहना भूल गए कि बजरंगबली का नाम लेके बीजेपी को वोट डालना। उन्होंने कहा जय बजरंगबली और कांग्रेस को वोट डाला है। जहां जहां हनुमान जी का नाम का इस्तेमाल हुआ वहां बंटाधार हुआ, क्योंकि भगवान लोगों को अगर हम मंच पे लाएंगे, मंच के झंडों बैनर बनाएंगे तो नुकसान होगा। मुझे आपकी बात से वो बात याद आई मिश्र जी। नहीं संजय जी, इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि वहां पे महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपने शायद मैनिफेस्टो में भवानी लिख दिया था, तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। आप नकारा नहीं ठहरा सकते चुनाव आयोग को, काम कर रहा है चुनाव आयोग, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं वो पक्ष विपक्ष नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी को उस तरह ठीक है, प्रधानमंत्री जी का तो आप भी समझ रहे हैं जी। आप संजय जी इतना बड़ा चुनाव और आयोग, मैं और नहीं मिश्रा जी, एक सेकंड इसमें और जोड़ दूं। अगर आप बात करते हैं चुनाव आयोग की, ये जो प्रधानमंत्री जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, ये खाली चुनाव आयोग इनके उस पर बैन लगा ये नहीं, अगर आप धाराएं ढूंढेंगे ये अपराध है, अपराध की श्रेणी है ये। लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्योरली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब बजरंगबली की बात आती है, हनुमान की बात आती है, तो केजरीवाल तो सबसे बड़े भक्त बताते हैं अपने आप को, तो सारा वोट तो उधर भी मिलना चाहिए, दिल्ली में भी। जी भाई, समीर भाई कंटिन्यू करिए। तो ये जो चुनाव आयोग की जब अगर चर्चा आ गई है तो थोड़ी उसकी बात कर ली जाए। चुनाव आयोग का बिल्कुल सही आपने कहा कि हम लोग उसके ऊपर पूरी तरह से आंख मूंदने का आरोप नहीं लगा सकते। आंखें उसकी खुली हुई हैं और बाकायदा खुली है, जहां उसको लगता है कि कहाँ करना चाहिए वहां करना चाहिए। इस वाले मामले में हम लोग चुनाव आयोग से पूछते रह गए कि कोई एक्शन होगा क्या प्राइम मिनिस्टर पर, तो कहा कि नहीं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, चुनाव आयोग कमेंट नहीं कर सकता है उसमें। ये हैसियत है चुनाव आयोग की, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और आप सही कह रहे हैं कि ये इस तरह की चीजें जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं। बाल ठाकरे का वोटिंग राइट जो है सस्पेंड कर दिया गया था। मुझे लगता है कि कई साल के लिए उनका वोटिंग राइट, उसके बाद फिर उनको वो वोटिंग राइट उनका कई साल के बाद बहाल हुआ था। ऐसे ही इसी तरह के किसी कोई धार्मिक भाषण में या किस चीज में था ये मामला। तो ये निश्चित तौर पर, लेकिन वही बात है कि सारी चीजें वही खत्म हो जाती हैं कि अभी ये न्यू इंडिया है, एक जगह से चल रहा है जहां पर शासन की बागडोर है, और जैसे वो उन चीजों को घुमा रहे हैं, वहां वो तंत्र चूंकि अभी उनके एक कह लीजिए कि नियंत्रण में है, वो घूम रहे हैं। और जहां नहीं हो पा रहा है, यानी आम पब्लिक के बीच में, जिसका मन है कि वो चाहे कि उनकी बातों में आए या ना आए, तो वहां पर वो बातें जो है बेअसर साबित हो रही हैं, जिन बातों के आधार पर पिछले 8-9 साल में लगातार कई सारे चुनाव जीते। यदि अभी आपने कर्नाटक का जिक्र करके बिल्कुल सही कहा कि एक बहुत बड़ा वो एक वो भी था कि आप देखिए कि ऐसी बातें उठा करके और आपको कहा उसने मतदाताओं ने वहां पटक दिया। बिल्कुल वही चीजें अब दिख रही हैं कि जो आपकी कई साल से चलती हुई वही चीजें हैं, उनका अब कोई असर उन मतदाताओं पे भी नहीं हो रहा है जो 2014 के बाद आपकी तरफ आकर्षित हुए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये स्थिति में फर्क आ गया। राशिद भाई, क्या लग रहा है, पहले मुसलमान फिर आरक्षण, अब कोई पहले भ्रष्टाचार फिर मुसलमान आरक्षण, अब प्रधानमंत्री के तर्कश में कौन कौन से तीर बचे हैं? संजय भाई, मोदी जी ने जो कल तीर चलाया है,
पहली बात तो उसकी गूंज दुनिया के तमाम अखबारों में चली गई। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स उनके बारे में ये छापता है, ये मेरे पास है, देख सकते हैं आप। इसके लिए बल्कि मैंने सुबह आज एक प्रोग्राम भी बनाया। ये CNN और टाइम्स और वो तमाम चीजें, दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हो सकते हैं, मोदी जी की उस बात को उछाल रहे हैं कि किस प्रकार से ये मुसलमानों का नाम लेके इस काम को कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है उनकी बात का असर समंदर पार भी जाएगा। बात यह है कि PM का बयान बता रहा अंदर की बेचैनी। ये बेचैनी क्या है और ये क्यों है? राहुल गांधी और कांग्रेस आई का मैनिफेस्टो आए हुए लगभग 12-14 दिन 15 दिन हो गए। जब वो आया था तो इनका जाहिर सी बात है एक परम फर्ज ये बनता था कि उसका पोस्टमार्टम करते, और उन्होंने कहा कि ये जो है आजादी से पहले का जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी उससे मिलता जुलता, बात खत्म हो गई थी। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि ये दौरा, ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ, किसी और को नहीं कह रहा हूँ, ये दौरा जो उठा वो 15 दिन बाद क्यों उठ गया? सवाल ये उठता है। इनका मंथन हुआ 102 के बाद, 102 सीटों के बाद, कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। नीरसता तो आ गई थी वोटर्स में, वो कल भी मैंने आपके सामने अर्ज किया। हुआ यह है संजय सर कि देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में नहीं, दलितों के दिल में जो ये बात घर कर गई थी कि संविधान खत्म होने वाला है, उसकी तरफ से पूरे देश का जहन इनको हटाना था। चोर उचक्कों का जितना भी जिक्र करो, रोजगारी महंगाई का कितना भी जिक्र करो, लोगों का जहन नहीं हटता। वहां तो चोर उचक्का इनकी मशीन में जाकर के चीफ मिनिस्टर बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई महंगाई का मुद्दा उठा ले, बेरोजगारी का मुद्दा उठा ले। ये असल में थोड़ा सा इस ज्ञान पर बोल्ड हो गए थे कि विपक्ष ने किसी भी तरीके से जाने अनजाने में ये जो मुद्दा उठा दिया था कि संविधान खत्म होने जा रहा है, दलित मतदाता इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट पर वोट डालने लगा। दो देश के बड़े बुद्धिजीवी हैं, योगेंद्र यादव और एक वो है सरदेसाई करके, राजदीप ने दूसरे, मेरे नाम जहन से निकल रहा है, उनकी रिपोर्ट आई है अभी कल या परसों। उन्होंने उन जगहों का आकलन किया है जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वहां 6.5 से 7% वोटिंग कम है, और जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां 4 से कम है। यह साफ पता चल जाता कि वोटिंग परसेंटेज भी वहां पे ज्यादा कम हो रहा है जहां पे इनकी सरकारें हैं। तो ये परेशान हो गए। आखिरकार ये दलितों के मुद्दों को, संविधान के मुद्दे को हटाना था इनको। तो इनको मालूम है कि ये दलित अगर साथ चले गए, क्योंकि बाबू जगजीवन राम के समय से कांग्रेस के 3 वोट सबसे कोर होते थे संजय सर, एक दलित, एक मुस्लिम और एक पंडित। ये 3 वोट कोर होते थे कांग्रेस के एक जमाने से। ये दलित वोट जो इस संविधान के डर की वजह से आया, तो मोदी जी ने अपने तरकश से वो तीर निकाला है ताकि इस मुद्दे से नजर हट जाए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत नुकसान पैदा कर रहा है। दलितों के दिल में ये बात का डर आ चुका है कि ये हमारा संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी ने मोस्ट प्रोबेबली इसी तरफ से ध्यान हटाने के लिए तमाम जो टीवी चैनल्स हैं और उन लोगों को हटा करके इस काम पे लगा दिया, जिस काम पे फिलहाल हम 7 लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बात तो है ये, हाँ। एक बात तो है ये। दूसरी बात यह है जनाब मन, अभी किसी साहब ने जिक्र किया वो थीम सॉन्ग है महाराष्ट्र का, जय भवानी और जय शिवाजी करके, वो पूरे महाराष्ट्र की कुलदेवी है बेसिकली, इसलिए वो किया। चुनाव आयोग ने उसको दे दिया, दे दो। उद्धव ठाकरे बड़ा सौम्य व्यक्ति है, उसके मुंह से जब शब्द निकलते हैं बहुत संतुलित निकलते हैं। उसने भी आकर कह दिया कि हटाऊंगा नहीं, जो चाहो कर। लेकिन बिहार की जो बीजेपी है, उसका ट्विटर हैंडल खोल के देखने से आती, उस पर मंदिर का बाकायदा तस्वीर बनी हुई है और लिखा है कि वोट डालने जब जाओ तो पता कर लेना किसने बनवाया। ये बात तो बिल्कुल सही है, होर्डिंग लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं तो, राशिद भाई। तो संजय सर बात यह है, लेकिन मोदी जी की एक बात पे जो आपने कहा, आप मेरा जो है तारुफ हमेशा शेर शायरी से करा देते हैं, मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में फंस जाता हूँ। तो मोदी जी की बात पे मुझे एक बात याद ये आ जाती है। मेरा एक दोस्त था, मैं उससे बोला मेरा DL बनना है, वो 500 रुपये ले गया, पुराने जमाने की बात है, आया नहीं। जब वो मुझे मिला तो मैं उससे बोला, मैं तेरा वजन मेरी नजर में 5 लाख रुपए का था, तू 500 रुपये में गायब हो गया। उस जमाने में DL थोड़ा सस्ता बन जाता था। तो मोदी जी की बात ही अलग थी। मोदी जी की तो बात, शर्मा जी, ये है, आपने जब कहा कि एक शेर शायरी, तो मैं सोचने लगा मैं क्या बताऊं। एक शायर है जुबैर रिजवी, मुझे इनका नाम जहन में नहीं था। इन्होंने कहा समुंदर के सफर जिनके नाम लिखे थे। समुंदर के सफर का मतलब है बड़े बड़े तैराक, बड़े व्यापारी, बड़े लोग। समुंदर के सफर जिनके नाम लिखे थे वो उतर गए किनारों पे कश्तियां लेकर। आप छोटी सी बात को लेकर नहीं चलते।
तो मोदी जी का हाल तो समय ही है जी। सीपी राय साहब, आपने सब लोगों की बातचीत सुनी, कांग्रेस के हाथ में क्या लट्टू लग रहे हैं? कांग्रेस से इतना परेशान क्यों कर दिया हमारे प्रधानमंत्री को? माइक अनम्यूट कर लीजिए सीपी राय साहब, माइक 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 माइक। संजय जी, कांग्रेस लड्डू का इंतजार नहीं कर रही थी, कांग्रेस देश में परिवर्तन का इंतजार कर रही थी। और परिवर्तन का इंतजार क्यों कर रही थी? वो न्याय पत्र के माध्यम से उसने घोषित कर दिया है, और यूं ही नहीं घोषित किया। ये परेशान तब भी हो गए, रिपोर्ट जो आई मलिक साहब ने बताया वो तो था ही, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी योजना घोषित कर दी कि 30 लाख रोजगार हम कैसे देंगे। उसकी तारीखें घोषित कर दी कि सरकार हमारी बनी तो इतने जून को 30 लाख रोजगार के विज्ञापन निकल जाएंगे, फला तारीख को फला महीने में उसके एग्जाम हो जाएंगे, और दिसंबर के फला महीने फला तारीख को सबको नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन करा दिया जाएगा। 30 लाख लोगों को, जो 30 लाख रोजगार इन्होंने रोक रखे थे, ये घबरा गए। और वो ये बात बड़ी तेजी के साथ नौजवानों में फैली। संजय जी, कुछ मुद्दों पर बात करना चाहूंगा, वैसे एक आध चीज का रिपीटिशन भी होगा। मैं आपकी डिबेट में कई बार एक बात कह चुका हूं, 2014 का चुनाव एक नकारात्मक चुनाव था, वो कोई इनकी जीत का चुनाव नहीं था। यद्यप इन्होंने अच्छे दिन और कोई गुजरात मॉडल नाम की चीज का जिक्र किया था, जिस पर एक बड़े पत्रकार ने गुजरात में गुजरात करके एक वीडियो बनाया था, और फिर उनको धमकियां दी गई थी। उन्होंने वहां की नदी की गंदगी वगैरह, वहां के बाथरूम वगैरह की गंदगी, स्कूलों में पानी का नहीं होना, बाथरूम नहीं होना, और तमाम मोहल्लों की परिस्थितियां, वहां के ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थितियां दिखा दिया था गुजरात में गुजरात। ये 2014 के चुनाव के दौरान की बात बता रहा हूं, उसके पहले की। और मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं कि मैं कभी नहीं मानता कि इनके पॉजिटिव में इनको वोट पड़ा था। 2014 में तमाम तरह के आंदोलन आरएसएस ने किया। आरएसएस एक षड्यंत्रकारी संस्था है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा साथ रहा उनका 1975 में आपातकाल में, हमारा उनका साथ रहा है। एक लंबे समय तक हम लोगों ने गुनाह किया है, हमारे नेताओं ने गुनाह किया है। गुनाह उसके पहले भी हुआ था, जब आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया था, लेकिन नेहरू जी को लगा कि देश आजाद हो गया, चलो ठीक है, जिसने जो गलती की, गद्दारी की कर दी, कोई बात नहीं, बेईमानी की कर दी, मुखबरी की कर दी, गवाही दे दी, सजा दिला दी स्वतंत्रता सेनानियों को, कोई बात नहीं, चलो अब सब मिलकर देश बनाते हैं। और उन्होंने माफ कर दिया और उस बैन को वापस ले लिया। उसके बाद हमारा जो संगठन था समाजवादी आंदोलन का, हमने भी गुनाह किया है। हमने उनको मान्यता दे दी, जिनको कोई चिमटे से नहीं छू रहा था, उनके ऊपर गांधी की हत्या का आरोप था, उनके ऊपर गद्दारी का आरोप था, हमने उनको मान्यता दे दी, और अच्छी तरह मान्यता दे दी 1975 तक। 69 में हमने उनके साथ सरकार बना ली। तो वो उन मान्यताओं से इनको पैर रखने की जगह मिल गई, और हमने इनके अंदर से कर्म देखे। मुझे आपातकाल याद है कि किस किस तरह की चीजें लेके आते थे, और हम ये समझते थे कि इनका नेटवर्क है, ये जो बता रहे हैं और जो उनको कागज दे रहे हैं चुपचाप रातों रात बांट देने के लिए जगह जगह, वो सच्चे होंगे। लेकिन जब आपातकाल खत्म हो गया, लोग मिलने जुलने लगे एक दूसरे से, तो मालूम पड़ा बरेली की रायबरेली में किसी का नाखून नहीं उखाड़ा गया, किसी के नाखून में कीलें नहीं ठोकी गई। तो इस तरह के बड़े ही षड्यंत्रकारी, बड़े गंदे लोग हैं ये लोगों का अपना एक साजिश होती है। इन्होंने 2013 से वो साजिश शुरू की। एक ड्राइवर ढूंढ के ले आए, भागा हुआ ड्राइवर, जिसकी जीप के सब लोग मर गए, वो अकेला जिंदा बच गया, और उसको गांधी से बड़ा बना दिया, पैसा फेंक करके, मीडिया को इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद अन्ना उसको ले आए जो सलवार पहन के भागा था। इस तरह के तमाम लोगों को ला करके विनोद राय, जिन्होंने बाद में माफी मांगी और माफीनामा दाखिल किया हाई कोर्ट में, और ये कहा नहीं मैंने झूठ बोला था, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान में जितनी करेंसी नहीं छपी उससे ज्यादा घोटाला हो गया, और ये प्रूव कर दिया कि कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं होता, क्योंकि घोटाला होता है। तो वो कांग्रेस के खिलाफ एक नकारात्मक चुनाव था। इसीलिए देखिए उसका परिणाम देख लीजिए, जो कांग्रेस के साथ सहयोगी भी था वो सब हार गए, लेकिन जो कांग्रेस के साथ 3 पार्टियां नहीं थी, उन तीनों ने मोदी की लहर रही होती तो वो भी हार जाते। लेकिन ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और तमिलनाडु, तीनों मोदी को भारी वोटों से हरा करके लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव तीनों ने जीते। ये मेरा पहला वो है। दूसरे चुनाव के बारे में बार बार कह चुका हूं, पिछला चुनाव भी ये नहीं जीते होते, इनकी बुरी दशा रही होती, मोहम्मद बिन का नहीं आता। लेकिन वो अज्ञात आरडीएक्स की सप्लाई वाला आदमी जो 300 किलो आरडीएक्स पहुंचा दिया, जिसका पता आज तक नहीं लग पाया है, और हमारे 46 जवानों की कुर्बानी, और दुनिया के इतिहास में पहली बार फौज के जवानों की कुर्बानी को लेकर के गली गली में वोट के लिए इस्तेमाल किया जाए, यह पहली बार हुआ। एक लहर फैल गई बालाकोट और पुलवामा के नाम पर।
दूसरा चुनाव उसके नाम पर जीता गया। इस बार हम और आप जैसे तमाम लोगों ने पहले से ही देश को आगाह करना शुरू कर दिया, क्या फिर कोई पुलवामा होगा? जैसे बंगाल के चुनाव के पहले रविन्द्रनाथ टैगोर बनते जा रहे थे प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने पहले टोकना शुरू कर दिया रविन्द्रनाथ टैगोर बनने जा रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल वो नहीं कर पाए। इस बार भी कोई पुलवामा ना हो, इसको हम लोग लगातार तमाम लाखों लोग, हजारों लाखों लोग इसको लगातार आगाह करने लगे। ये करते हुए इनकी पोल खिल जाती, गली गली में फिरते कि जवानों की हत्या करा के चुनाव जीतते हैं। इस बार कोई लहर नहीं है, निराशा बहुत है। बातें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी की, वो चाहे नए अच्छे दिन के वादे हो, चाहे 15 लाख के वादे हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार के वादे हो, 250 चीजें हैं, क्या क्या बताऊं मैं छोड़ देता हूं अपने आखिरी साथी पर, कुछ चीजों को वो गिनवा देंगे, चाहे 100 स्मार्ट सिटी हो, चाहे काला धन हो, थोड़ा समय कोई का चीज अभाव है। पूरी नहीं हुई। सीपी राय साहब, थोड़ा समय का संजय अभाव जी, है। नहीं, मैं समय के अभाव को समझते हुए उतने में ही पूरा कर दूंगा। कोई चीज पूरी नहीं हुई। उस निराशा का परिणाम ये कि ये देख लीजिए कि 18 साल का जो नौजवान वोटर बन सकता था, इस बार बड़े पैमानों पर उन नौजवानों ने वोटर बनना भी स्वीकार नहीं किया। आप उसकी गिनती देख लीजिए, बहुत कम लोग वोटर बने हैं। तो एक निराशा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में 2 लोगों को छोड़ करके बाकी किसी की कोई औकात नहीं है, या जिसको थोड़ी बहुत को ताकत दे दे उसकी औकात है। मंत्री से लेके एमपी एमएलए तक सब किसी की कोई औकात नहीं है। तो औकात नहीं है तो वो किसी की मदद नहीं कर पाते, किसी कार्यकर्ता की मदद नहीं कर पाते। जो मलिक साहब कह रहे हैं, इस बार वो सारे लोग निराश है और वो लोग काम करते नहीं दिखाई पड़ रहे। तो क्यों काम करें? 10 साल में आपने करोड़पतियों को अरबपति बना दिया, दुनिया में जाने किस स्थान पर पहुंचा दिया। देश की सारी संपत्ति आप 2 लोगों को दे देना चाहते हैं और 10 लोगों को दे देना चाहते हैं। आपको तकलीफ है कि गरीबों को संपत्ति ना बढ़ जाए, तो वो सारा निराशा का माहौल, उसके नाते इनके खिलाफ माहौल है। ये 250 सीट भी पाने नहीं जा रहे हैं, हारने जा रहे हैं बुरी तरह। और उस बौखलाहट के कारण अब प्रधानमंत्री अगर ये बोलेगा कि मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, तो मैं बाई रोड चल रहा था, हेलीकॉप्टर में बड़ी रैली चल रही थी मेरे साथ साथ, तो आप उनकी मानसिक दशा का अपने आप अंदाज लगा लीजिए। या सहारनपुर की लड़कियां, इसके आगे क्या बोलूं मैं? तो मानसिक दशा बहुत संतुलन खो बैठे हैं, और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हो भारत के प्रधानमंत्री को संतुलन नहीं खोना चाहिए। चुनाव में जीत हार होती रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है, यही लोकतंत्र है। लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र को नहीं मानते, इनके मन में तानाशाही की भावना थी, इसलिए ज्यादा इनको तकलीफ है। जो इन्होंने कर्म किए हैं, तमाम लोगों को जेल भेज करके और तमाम लोगों को फंसा करके, और जितने बुरे भ्रष्टाचार इनके टाइम में हुए, उसको लेकर इनके मन में डर है। उस डर के कारण ये परेशान है। जी संजय जी। लक्ष्मण जी, आपका उद्बोधन आखिर में, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, बहुत धन्यवाद। और माफी कि मैं बाकी अपने सभी सम्मानित लोगों की बात नहीं सुन पाया, तो हो सकता है कुछ एक चीजें रिपीट हो, लेकिन मुझे जो एक सबसे जरूरी बात कहनी थी, वो इस पूरी बातचीत में सबसे जरूरी बात यह है कि अगर वाकई देश का सबसे बड़ा नेता अपने भाषणों में, अपने लहजे में, देश के सबसे बड़े चुनाव में अगर इस तरह से निराशाजनक बातें करने लगे, तो इसका एक संकेत तो ये है कि इशारा उन्हें भी समझ में आने लगा है कि मामला कुछ ठीक नहीं है, उनके खिलाफ चीजें जा रही हैं। अब इस चीज से कैसे डील करना था, इसको कैसे संभालना था, इसको संभालने का तरीका ये होता कि वो अपने कैडर को चार्ज करते, वो अपने वोटरों को और देश की जनता को कुछ नई बात कहते, जिससे उनकी हार जो सामने दिख रही है उसको वो मोल्ड कर लेते। लेकिन कोई इस तरह से चला जाए कि वो इतनी खराब बातें कहने लगे जिसका कि कोई अंदाजा ना हो। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, मुस्लिम लीग, यहां से शुरू हुआ पूरा खेल। राम मंदिर 22 जनवरी के बाद से ही राम भक्तों को भी ये लग गया कि ठीक है, बहुत थैंक यू कि आपने मंदिर बनवा दिया, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि वोट तो हम उसके पहले ऑलरेडी दे चुके हैं, उसके नाम पर नया वोट मिलना नहीं था। उसके बाद विपक्षी गठबंधन के सारे लोगों को तोड़ना। अब आ गए हैं दो सवाल। पहले उन्होंने 2 दिन पहले ये कोशिश की कि देश के बहुसंख्यक आबादी को हिंदू पहचान दे करके उसके खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया जाए कि भाई ये जो सर्वे होगा, इस सर्वे से घुसपैठियों और ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को संसाधन दिए जाएंगे। मोहम्मद शमी जिसका जिक्र ये अपने भाषण में कर रहे थे, वो घुसपैठिए हैं क्या? या जो इनके पार्टी में 2-4 नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है, केवल रखे जाते हैं बैलेंस दिखाने के लिए, वो घुसपैठिए हैं क्या? ये एक अपमान था, एक बहुत बड़ा अपमान था। शायद वो भी उस तरह चला नहीं, वो निगेटिव हो गया।
इसलिए आज जो सबसे खतरनाक चाल चली है उन्होंने SC ST OBC की बात करना, आरक्षण की बात करना और इस SC ST OBC के आरक्षण को मुसलमानों का डर दिखा करके खत्म करने की बात करना। मैं ये जो बात कहना चाह रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज मैं अपने प्रधानमंत्री को सुन रहा था तो मेरे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये बाबा साहब का अपमान होगा अगर SC ST OBC के आरक्षण पर हमला होगा। मैं विनम्रता से एक सवाल पूछूं, EWS आरक्षण देना क्या आरक्षण की मूल संकल्पना पर हमला था या नहीं मोदी जी? वो आरक्षण की मूल संकल्पना पर हमला था जो किसने किया? बीजेपी और RSS ने किया। दूसरा सवाल, क्या SC ST OBC के आरक्षण लागू किन दो जगहों पर हुए? सरकारी शिक्षा में, सरकारी नौकरी में। पॉलिटिकल रिजर्वेशन छोड़ दें तो रिजर्वेशन केवल 2 जगह मिलता है, दोनों आपने निजी कर दिया। आरक्षण पर हमला किसने किया मोदी जी? आप कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। आपके 4 बड़े नेता और आपका आर्थिक सलाहकार संविधान बदलने की बात खुलेआम कर चुका है। एक सो कॉज नोटिस पार्टी ने दिया क्या? एक कोई कार्रवाई पार्टी ने की क्या? संविधान बदलने का मैसेज गांव-गांव पहुंचाया किसने कि अब की बार 400 पार चाहिए संविधान बदलने के लिए? इस पर कोई कार्रवाई मोदी जी आपने की? नहीं की। लेटरल एंट्री आपके कार्यकाल में आई। लेटरल एंट्री से सीधे सेक्रेटरी रैंक पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पर पोस्टिंग होती है। एक भी SC ST OBC को आपने नौकरी दी क्या? नहीं दी। जाति जनगणना आखिरी बात, जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी कह रही है हम कराएंगे, उसका वीडियो एडिट करके मनमोहन सिंह की तरह चला रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश के लिए क्या होगा? कल को आपके बयान से कोई चीज कट करके दिखा दी जाए। जाति जनगणना कांग्रेस, सपा, RJD सारे विपक्षी दल कह रहे हैं। OBC प्रधानमंत्री जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। इसलिए देश के SC ST OBC इतना कम से कम नासमझ नहीं है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि संविधान विरोधी कौन है और संविधान का हिमायती कौन है। मुझे लग रहा है कि आज फैसले की घड़ी है। ये जनता अब मोदी जी को कायदे से हिसाब करे, ऐसी हमारी इच्छा भी है और मुझे लग रहा है कि रुख हवाओं का इधर का ही है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, KP मलिक साहब, राशिद भाई, असम जी, CP राय साहब और बिलाल भाई, आभार। आप देख रहे थे पर चर्चा और हम बात कर रहे थे कि पहले भ्रष्टाचार फिर मुसलमान अब आरक्षण। प्रधानमंत्री जी आखिर इतने घबराए क्यों हैं? मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।